प्रशासनिक सुधार हेडिंग लगाएंगे नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा नेपोलियन के द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधार, किए गए प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक सुधार। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं इसी टॉपिक के। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट एक शासक होता है, कौन सा? नेपोलियन बोनापार्ट। किसके बाद आता है भाई? लुईस बोनापार्ट के बाद बोनापार्ट। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट आता है, ये कहाँ का रहने वाला होता है? फ्रांस का रहने वाला। फ्रांस का रहने वाला। कौन सा वंश होता है भैया? ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, नेपोलियन आते ही अपना एक नियम बना दिया और उसको कहा गया नेपोलियन संहिता। नेपोलियन संहिता। ठीक है, तो एक बात लिख लीजिएगा, नेपोलियन संहिता, और इसमें क्या क्या चीजें हैं उसको भी हम आपको वन बाय वन बताते चलेंगे। नेपोलियन संहिता। ठीक है, नेपोलियन संहिता 1804 में आया। 1804 में अपना एक कानून बना कर लेकर आया, और ये कानून क्या कर रहा था, थोड़ा ध्यान दीजिए। इस कानून को हम लोग ध्यान देते हुए चलेंगे। क्या था? फ्रांस की लोकतंत्र को खत्म कर दिया। ये लाते ही क्या कर दिया भाई? फ्रांस की लोकतंत्र को क्या कर दिया? खत्म कर रहा है। लोकतंत्र खत्म कर दिया। ठीक है, और क्या था भाई? एक और हम इसमें लिख सकते हैं, और क्या किया था इसमें? लोगों के विशेष जो अधिकार थे उसको समाप्त कर दिया। लोगों के विशेष अधिकार। सर जी यहाँ पे आइए। विशेष अधिकार समाप्त किए। सही समाप्त किया। ठीक है, समाप्त किया। उसके बाद क्या है सर जी? उसके बाद ध्यान दीजिएगा, कानून के समक्ष समता लाने का प्रयास किया। कानून के समक्ष समता लाने का प्रयास किया। और एक काम किया था, ये भी नोट कर लीजिएगा, सामंती व्यवस्था समाप्त कर दिया। सामंती व्यवस्था समाप्त किया। ठीक है, तो ये नेपोलियन अपना लेकर आया। जैसे अब क्या हुआ, फ्रांस की क्रांति हुई, क्रांति होने के बाद नेपोलियन क्या बन गया भाई? वहां का शासक बन गया, और नेपोलियन ने एक कानून बना दिया। उस कानून को एक किताब बना दिया, उसको बोले क्या? नेपोलियन संहिता 1804। और इसमें ये कानून में ये लिखा था कि फ्रांस की लोकतंत्र को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। और लोकतंत्र किससे मिलकर के बना था? पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग। क्या कर दिया? काट करके हटा दिया। लोगों के विशेष अधिकार भी क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। जो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग थे उनके भी क्या किया? विशेष अधिकार क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। कानून के समक्ष समता लाने का प्रयास किया, और जो भी वो कानून बनाया वो क्या किया? सबको एक बराबर रखने का प्रयास किया कि सब व्यक्ति क्या है, चाहे वो मजदूर वर्ग है, चाहे कुलीन वर्ग है, चाहे पादरी वर्ग है, क्या है वो क्या होगा भाई? एक दूसरे के समान होगा। सामंती व्यवस्था समाप्त कर दी। अब सामंती व्यवस्था क्या होता है, ये बात को समझिए। सामंती व्यवस्था होता क्या है? सामंती व्यवस्था ये होता था कि जैसे पहले राजा हुआ करते थे, उनकी बहुत सारी जमीनें हुआ करती थी, और उन जमीनों को क्या करते थे? देखने के लिए एक क्या करते थे? एक भूमिहर पहले आते थे, जिसको लैंड लॉर्ड बोला जाता है। ठीक है, भूमिहर नहीं, भूमिहर मतलब कि जिसको हम क्या बोलते हैं भाई? हाँ, लैंडलॉर्ड इंग्लिश में मुझे पता है। होगा। तो उसमें क्या है, वो क्या होते थे? वो जो पर्सन हुआ करते थे, राजा को
वो क्या करते थे, किसानों से मजदूरी करवा करके किसान जितने भी अपना क्या कर रहा था भाई, अनाज उगाता था, जितने उसमें फसल होती थी, और उसका टैक्स इकट्ठा करने का काम कौन करता था भाई, लैंड लॉर्ड करता था। मतलब हम ये कह सकते थे क्या कि ये कौन करता था भाई, हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं भाई हिंदी में, कौन क्या नाम है उसका, हम बोल सकते हैं भूमिहर। भूमिहर हम बोल सकते हैं उसको, जो राजा की भूमि की सुरक्षा करता था और राजा की भूमि का देखभाल करता था। उससे क्या करता, टैक्स को वसूलता था और उस टैक्स को ले जाकर किसको देता था, राजा को। तो उसको बोला जाता था सामंती व्यवस्था। उसके बाद अंग्रेज भी आए ना, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद में जब हमारे देश में अंग्रेज ब्रिटिश हुकूमत आ जाती, ठीक है, ब्रिटिश हुकूमत आ जाती, तो ब्रिटिश लोग भी यहाँ के लोगों को क्या किया, सताने के लिए, यहाँ के मजदूर वर्ग को सताने के लिए वो क्या करने लगे, भूमिधर जिसको बोलते, भूमिधर को क्या है, लैंड लॉर्ड को रखने लगे, और वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूल करके अंग्रेजों को देने लगे। और इसी की वजह से आज देखोगे बहुत लोगों के पास क्या होता है भाई, 20-20 मतलब 100-100 बीघा जमीन है। वो जब जाने लगे तो क्या कर दिए भाई, छोड़ करके चले गए, जो उनका देखभाल करता था उन्हीं का सब हो गया, ठीक है ना। ये बाद में भूमि सुधार कानून है, वो अलग है। कितनी बातें समझ में आ गई। तो वैसे ही सामंती व्यवस्था थी। सामंती व्यवस्था यह था कि जिसको क्या किया जाता था, वो टैक्स लेने का काम करता था। तो ये सामंती व्यवस्था क्या कर दिया गया, इसको भी ये इसमें नेपोलियन ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो ये अच्छे काम किए थे, ठीक है, अच्छे काम किए। इनके दादा की बच्चियां मांगी, इनके नाइदन में तो इनका दादा नाइदन में अच्छा कोई बात नहीं। आप वो कर दिए ना, मतलब मिस कर दिए। चलिए वो बात सही है भाई, पहले ऐसा समय हुआ था ना। तो ये बात समझ में आ गई नहीं, नेपोलियन संहिता का मतलब आपको समझ में आ गया। और नेपोलियन क्या था भाई, बहुत ही अच्छा और बहुत ही क्या था, प्रभावशाली शासक था। और ये क्या करता था, अपने मतलब आसपास के जितने भी देश थे उसको क्या करना चाहता था, जीतना चाहता था। लगभग 36 से ज्यादा देशों को जीत लिया नेपोलियन बोनापार्ट ने। और इसको हराने के लिए लगभग 4 देशों की टुकड़ी ने एक साथ इसका सामना किया, तब जाकर ये कहाँ आता है, वाटरलू की लड़ाई 1815 में लड़ता है। और लड़ते लड़ते वहीं पर उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है, वहीं पर क्या हो जाता है, मारा जाता है। तो हम ये कहेंगे कि वाटरलू की लड़ाई कब स्टार्ट होती है भाई, वाटरलू की लड़ाई 1815 में नेपोलियन के साथ, नेपोलियन इधर अकेला रहता है और इधर से 4 देश थे। कौन कौन से मैं नाम लिख देता हूँ, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रसा, और वियना भी लिख लो, यूरोपीय से में आता है, वियना उसी के अंतर्गत आता है। इनकी चारों सेनाएं मतलब 4-5 लोगों ने मिलकर के क्या किया था भाई, नेपोलियन को हराया था। कहाँ, ये है वाटरलू का मैदान, ये है वाटरलू का मैदान, वाटरलू का मैदान। और ये वाटरलू का मैदान कहाँ पड़ता है जी, बेल्जियम में, ठीक है, बेल्जियम में कहाँ पड़ता है, बेल्जियम। तो वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन बोनापार्ट को 4 देश की सेना मिलकर के क्या करती है, ठीक है। अब सीधी सी बात यह है, जब वो हार गया, अब सीधा ध्यान दीजिएगा, जब युद्ध होता है तो युद्ध होने के बाद क्या होता है भाई, जो देश जीतता है उसके बाद संधि होती है ना। युद्ध हो गया, जैसे वहां पर प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, युद्ध होने के बाद संधि हुई थी, वर्साई की संधि हुई थी 1919 में। वैसे यहाँ पर भी हारेगा तो हारने के बाद क्या होगा भाई, संधि होगी। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी, वियना और प्रसा संधि, ठीक है। वियना और प्रसा संधि दोनों एक ही में आता है, कहीं आपको किताबों में प्रसा संधि मिला है, आपकी किताबों में प्रसा संधि होगा। तो उस संधि को समझते हैं। और उस संधि के अंतर्गत 1815 में क्या क्या बातें की गई, उसमें बात ये किया गया था कि जितने भी वाटरलू की लड़ाई, जितने भी नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था, देशों को जीता था, उसको क्या किया जाएगा, उसको ये क्या कर लेंगे, उसके जितना भी वो जीता था वो सब इन सब के अधीन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जो इनके इन सब के अधीन हो जाएंगे। और जीते गए जितने भी देश थे, इन्होंने क्या किया, फ्रांस जो था जीते हुए जितने भी देश थे, भाई ये फ्रांस का रहने वाला था ना नेपोलियन, जो जीतता था तो फ्रांस में जाता था। लेकिन ये जैसे ही हारा, जितने भी 36 से 37 देश जितने इसने जीता था, वो सारे देश क्या हो गए, फिर अपने आप में स्वतंत्र हो गए।
ठीक है, क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। और क्या हुआ जी, और आने के बाद क्या हुआ, इसकी अध्यक्षता एक मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ध्यान दीजिएगा, मेटरनिक नाम था उसका, क्या था भाई, वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। उसी ने वियना संधि और प्रसा संधि का क्या किया था, अध्यक्षता की, ठीक है। और उसमें उस अध्यक्षता में उसने क्या साइन में ये करवाया कि क्या है भाई, जितना नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था भाई, देशों को जीता है, वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, अपना स्वतंत्र हो जाएगा, ठीक है। और जिन जिन देशों के ऊपर किसका, नेपोलियन बोनापार्ट का प्रभाव था, वो सब सारे प्रभाव क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये संधि में बातें चली। और क्या हुआ, पूर्व में देशों को, जैसे रूस था, रूस का पोलैंड वाला भाग जो प्रसा को था, वो प्रसा को मिल गया, ठीक है। रूस का जो पोलैंड वाला भाग था वो किसको मिल गया, प्रसा को मिल गया। और सेक्सिनी एक भाग था, सेक्सिनी, ये प्रसा का था, ये मतलब प्रसा को ही मिलना था, मतलब जो भाग जीता था ये प्रसा के कुछ हिस्से जीते थे, कुछ ऑस्ट्रिया के हिस्से जीते थे, कुछ वियना के हिस्से जीते थे, हिस्से जीत लेते क्या क्या किया था, ये इकट्ठा किया था और उसको अपना एक साम्राज्य बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वाटरलू की लड़ाई में 4-5 मिल करके बढ़िया से धो दिए इसको, है ना, क्या बहुत तुम लड़ रहे हो, है इतना देश जो है तुम लोग क्या किए, जीत लिए हो, अब क्या है भाई, हम अपना देश वापस लेंगे, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब आ जाते हैं हम लोग, देखते हैं अगला हेडिंग लगाएंगे वियना संधि, बता दो, हाँ थोड़ा सा देख लीजिए। वाटरलू, वाटरलू, हाँ, नेपोलियन का क्या हो गया थी, नेपोलियन यहीं पे क्या हो गया, इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। वाटरलू की मैदान में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, वो वहीं पर क्या हो गया, मारा गया। हाँ, इसके बाद हेडिंग लगाएंगे वियना और प्रशासन। वियना तथा प्रशांति संधि की संधि, बेल्जियम कहाँ पड़ता है, बेल्जियम, अब सूरज सिंह के नाम से खड़ा करके कुछ हाल वियना तथा प्रशांति संधि, संधि में ध्यान दीजिएगा ये हुआ था 1815 में। जैसे ही ये क्या हो गया, जैसे ही ये वाटरलू की लड़ाई खत्म हुई, संधि होना स्टार्ट, ठीक है। संधि के अंतर्गत क्या क्या चीजें हुई, वो चीजें हम लोग लिख लेंगे। क्या लिखेंगे भाई, पहला काम क्या था, भूर्गो वंश का क्या हो गया, खात्मा हो गया, वंश समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। जिसका लुई 16वां था उसी का ये भी था, ठीक है। ये क्या हो गया, वंश पूरी तरीके से समाप्त हो गया। और क्या था भाई, फ्रांस के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, फ्रांस का रहने वाला था ना, फ्रांस के नेपोलियन के द्वारा, नेपोलियन के द्वारा जीते गए देश स्वतंत्र हो गए, ठीक है। और क्या लिख सकते हो इसमें, और ये भी लिख सकते हो, इसकी अध्यक्ष था, ध्यान दीजिएगा, वियना तथा प्रसा की जो अध्यक्षता कर रहे थे उनका नाम आप लिख लीजिएगा इस ब्रैकेट के में। क्या लिखेंगे भाई, मेटरनिक, ये क्या था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ऑस्ट्रिया का चांसलर, मेटरनिक ऑस्ट्रिया के क्या था, चांसलर था। और ध्यान दीजिएगा, पूर्व में एक और लिख लीजिएगा, पूर्व में रूस को पोलैंड का भाग, रूस को पोलैंड का भाग तथा प्रसा को एक एरिया था, उसका नाम था सेक्सिनी, ठीक है, का
का एक भाग दिया गया, एक भाग दिया गया। दिया गया। सेक्शनी डबल है, ठीक है। क्या हो गया, एक भाग दिया गया। वियना संधि में कुछ ये था। 1815 के बाद ध्यान दीजिएगा, 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद आया, एक नया रूढ़िवाद, अब एक नया रूढ़िवाद क्या था, ध्यान दीजिएगा भाई। अब इसके बाद एक नया रूढ़िवाद आ गया। अब क्या हो गया, यहाँ पर कुछ होता है कि यहाँ पर देखो इंग्लैंड का शासन हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, अब इंग्लैंड का शासन हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये नेपोलियन जैसे ही हार जाएगा, नेपोलियन क्या होता है, हार जाता है, बुर्बो वंश पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, संधि हो जाती है। संधि होने के बाद 1815 के एक नया रूढ़िवाद, यानी 1815 में क्या हुआ भाई, एक नया रूढ़िवाद का उदय हुआ। और नया रूढ़िवाद क्या था उसको हम लोग देख लेते थे, हम लोग देख लेंगे। क्यों, यहाँ पर हम देखेंगे जैसे पहले सामंती व्यवस्था जो थी, जो कौन चलाता था भाई, लुई सुलामा करता था, वो चालू हो गया, फिर से चालू हो गया। ठीक है, जितने जितने चीजें बंद करवाए थे नेपोलियन को, फिर से क्या हो जाता है, चालू हो गया। सामंती व्यवस्था क्या हो गई, चालू। सामंती व्यवस्था क्या हो गई, चालू हो गई। और हम क्या करेंगे, राजतंत्र चालू हो गया। क्या चालू हो गया, राजतंत्र। राजतंत्र क्या हो गया, चालू हो गया। मतलब राजाओं का फिर शासन चलना चालू हो गया। मतलब राजा फिर क्या करने लगे, शासन करने लगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था भाई, विशेष अधिकार चालू हो गए। क्या हो गए, विशेष अधिकार चालू हो गए। जो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को विशेष अधिकार मिलता था, वो फिर से क्या कर दिया, ये इंग्लैंड ने क्या कर दिया, चालू कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, चालू कर दिया। ये 1815 में एक नया रूढ़िवाद, ये रूढ़ियां फिर से स्टार्ट हुई। ठीक है, जैसे पीछे से सारी चीजें थी, लड़ झगड़ करके नेपोलियन बोनापार्ट ने सुधारा था। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट हारा, फिर वही चीजें जनता के ऊपर क्या करेंगे, थोप देंगे। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसके भी कुछ टॉपिक्स और कुछ पॉइंट्स हम लोग लिखते चलेंगे। पहला नंबर पॉइंट में हम ये लिख देंगे, रूढ़िवाद का जो शुरुआत की है। फिर ध्यान दीजिएगा, इस रूढ़िवाद का शुरुआत इंग्लैंड से। ध्यान दीजिए, कहां से, इंग्लैंड के अंग्रेजों ने स्टार्ट किया था। ठीक है, कितने स्टार्ट किया भाई, अंग्रेजों ने। ठीक है, और इसमें क्या थी, सामंती व्यवस्था चालू हो गई। सामंती व्यवस्था चालू हो गई, चालू हो गई। विशेष अधिकार चालू हो गए। ठीक है, क्या जी, विशेष अधिकार, विशेष अधिकार चालू हो गए। विशेष अधिकार क्या हो गए, चालू हो गए। विशेष अधिकार क्या हो गए भाई, चालू हो गए। विशेष अधिकार, जैसे विशेष अधिकार में क्या था, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को विशेष दर्जा दिया जाता था। तो वो क्या हो गया, फिर से क्या हो गया, वो चालू कर दिया। ठीक है, सामंती व्यवस्था भी चालू हो गया। और क्या हो गया भाई, राजतंत्र चालू हो गया। राजतंत्र चालू हो गया, चालू हो गया। ठीक है, राजतंत्र भी क्या हो गया, चालू हो गया। फिर नया रूढ़िवाद क्या हो गया, चालू हो गया। ठीक है, इतनी बातें समझ में। 1815 में एक नया रूढ़िवाद हुआ, कब, वाटरलू की लड़ाई के बाद। 1815 में ये नए रूढ़िवाद की शुरुआत किसने किया, इंग्लैंड ने किया। क्योंकि इंग्लैंड क्या किया भाई, इंग्लैंड ने सबको इकट्ठा करके देशों को बुलाया, और सारे देशों को बुलाने के बाद क्या कर दिया, अटैक कर दिया नेपोलियन बोनापार्ट के ऊपर। नेपोलियन बोनापार्ट को क्या कर दिया, हरा दिया। ठीक है, हराने के बाद क्या करते हैं, नेपोलियन ने जो जो चीजें क्या की थी, हटाया था, वो फिर से वो चीजें क्या कर दिया, लागू कर दी फिर से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई भाई। हाँ, एक चीज और लिख लीजिएगा, उदारवादी। अगला हेडिंग आएगा उदारवादी। उदारवादी
राष्ट्रवाद का अर्थ, राष्ट्रवाद का अर्थ। ठीक है, ये हेडिंग लगाएंगे अगला। ठीक है, उदारवादी उदारवादी, उदारवादी, ठीक है, उदारवादी, उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ, उदारवादी राष्ट्रवाद। ठीक है, उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ हम यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे। इसका मतलब होता है आजादी। क्या मतलब होता है जी? आजादी। मतलब उदारवादी का मतलब, उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? आजादी। और क्या कह सकते हैं? स्वतंत्रता। क्या कह सकते हैं जी? स्वतंत्रता। और क्या कह सकते हैं? समाजवादी भी कह सकते हैं, समाजवादी। ठीक है? वो समाजवादी पार्टी नहीं है, ठीक है? समाजवादी का मतलब यह था समाज के अंदर जितने भी अच्छी अच्छी चीजें हो रही है ना, वही हमने कई लोगों को वही हमने देख लिया कि समाजवादी से समाजवादी पार्टी चलने लगी है ना। तो आजादी, स्वतंत्रता और समाजवादी ये किसके अर्थ थे? उदारवादी राष्ट्रवाद का। और इसमें इस राष्ट्रवाद के उदय में क्या हुआ? अब नए लोगों की शुरुआत हुई। ये नए लोग कौन थे? मध्यम वर्ग थे। कौन थे? मध्यम वर्ग। इस मध्यम वर्ग में कौन आते थे? कौन आते थे? पढ़े लिखे लोग। ठीक है, पढ़े लिखों का राज आ गया यहाँ पर। कितनों आगे जी? पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग या शिक्षित लोग, शिक्षित लोग। इसमें आगे भाई उदारवादी राष्ट्रवाद, उदारवादी राष्ट्रवाद में कौन आएंगे? मध्यम वर्ग, जो क्या था? पढ़ने में बहुत तेज था और शिक्षित, और वो अपने शिक्षा के अनुसार क्या किया भाई? वो क्या कर दिया? शिक्षा के अनुसार बदलाव लाने की कोशिश कर दी। ये बातें समझ में आ गई? उदारवादी का मतलब होता है क्या भाई? उदारवादी का मतलब हम्बल्टी। हम्बल्टी का मतलब बहुत ही सीधा साधा। राष्ट्रवाद, उदारवादी और राष्ट्रवाद मिला देंगे तो दोनों का मतलब हो जाएगा आजादी, स्वतंत्रता और समाजवाद। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही। और इन सब का मतलब तो आप समझ रहे हो। आजादी, स्वतंत्रता, समाजवादी। आप हेडिंग लगाने के बाद आप कुछ भी लिख सकते हो, केवल किताब का कुछ भी नहीं, केवल किताब आप पढ़ करके जाइएगा। एक जैसे आप पेपर की तरफ किताब पढ़ते हो, केवल ये हेडिंग आपके दिमाग में रख के जाइएगा। अगर मैं जितना बता रहा हूँ इतना भी आपके दिमाग में बना है तो आप बहुत बढ़िया कर लेंगे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है? अब इसके बाद ये उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ हमने बता दिया। आजादी, स्वतंत्रता, समाजवादी, मध्यम वर्ग इसमें आने लगा। जो क्या था भाई? पढ़े लिखे लोगों का क्या था? वो समूह था। पढ़े लिखे लोगों का क्या था? वो समूह था। उसके बाद आता है उदारवादियों की क्रांति। उदारवादियों की क्रांति। अब पढ़े लिखों की क्या होने लगी भाई? क्रांति आ गई। वो क्रांति कैसी थी उसको भी हम लोग लेते हुए चलेंगे। ठीक है, मिटा दूं ऊपर वाला? 2 मिनट रुक जाइए सर जी। हो गया है जी सबका? आवाज है जी, पकड़ में नहीं है। हेडिंग लगाइएगा उदारवादी की क्रांति, उदारवादियों की क्रांति। ऐसे लिखिए, उदारवादियों की क्रांति। उदारवादियों की क्रांति। क्रांति, उदारवादियों की क्रांति। ठीक है, उदारवादियों की क्या होगी भाई? क्रांति। ठीक है, उदारवादी ध्यान दीजिएगा। हेडिंग आएंगे उदारवाद क्या होता है? उदारवाद को हम समझ लेते हैं। पहले मैं लिख देता हूं, उसको समझा दूंगा। उदारवाद का मतलब होता है कानून के समक्ष, कानून के समक्ष, कानून के समक्ष समानता तथा स्वतंत्रता, समानता तथा स्वतंत्रता।
स्वतंत्रता, ठीक है, समानता तथा स्वतंत्रता। उदारवाद का मतलब, उदारवादी अलग है, उदारवादी हाँ, उदारवाद का मतलब कानून के समक्ष समानता और स्वतंत्रता। उदारवादी का मतलब क्या आता है, इसको फॉलो करेगा। इसको फॉलो कौन करेगा, जो शिक्षा ग्रहण किए रहेगा, जो शिक्षित रहेगा, जो पढ़ा लिखा रहेगा। तो यहाँ से क्या है, उदारवादियों की क्रांति स्टार्ट होती है। मैं टाइम लिख देता हूँ, ये 1848 का टाइम है, ठीक है, 1848 का टाइम, ठीक है। बीच की चीजें मुझे कम इम्पोर्टेंट लगी हैं, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया, उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, केवल पढ़ लीजिएगा। हाँ, उदारवादियों की क्रांति 1848 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। उदारवादी का अर्थ होता है कानून के समक्ष समता तथा स्वतंत्रता। यूरोप जो था पहले, जो यूरोप के राज्य थे, तो यूरोप में जो फ्रांस भी आता था, आसपास में ऑस्ट्रिया जो प्रशा और ये सारी चीजें, इंग्लैंड, ये सब क्या थी, उस यूरोप के अंदर महंगाई, भूखमरी, बहुत सारी चीजें क्या थी, व्याप्त थी। इन सब चीजों को दूर कैसे किया जाए, तो इन सबको दूर करने के लिए सबसे पहले किसने क्या किया, इसने क्या किया भाई, यहाँ पर उदारवादियों के लिए, यहाँ पर उदारवादी जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उन्होंने क्या क्रांति करना स्टार्ट कर दिया। क्रांति करना स्टार्ट कर दिया। वो जानते थे भैया जब तक कि हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे तब तक राजा मानेगा नहीं। उस समय राजतंत्र किसका चलने लगा, इंग्लैंड का चल रहा था, और उसके विरुद्ध क्या करने लगे, आंदोलन होना स्टार्ट हो गया। और उदारवादियों ने क्या किया भाई कि भाई कम से कम जो जनता भूख से मर रही है उसके बारे में तो आप ध्यान दीजिए, महंगाई जो बढ़ रही है उसके बारे में तो ध्यान दीजिए। मौजूदा हालात है ऐसा, है ना, महंगाई बढ़ रही है, तो उसको क्या करे भाई, कम से कम राजा जो है हमारे देश का, उसको ध्यान देना चाहिए, ठीक है, तो उसको ध्यान देना चाहिए भाई। तो ये सब सारी चीजें ध्यान नहीं दे रहे थे, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि यूरोप में क्या क्या चीजें व्याप्त थी भाई। यूरोप में ध्यान दीजिएगा क्या क्या चीजें व्याप्त थी, महंगाई थी, महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, ठीक है, भूखमरी, ठीक है, भूखमरी, ये यूरोप में क्या थे, व्याप्त थे। और उसके बाद क्या होता है, अब जब ये क्या होता है भाई, जब उदारवादी क्रांति स्टार्ट कर देते हैं तो राजनीतिक, ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक काम के अंदर कुछ कुछ बदलाव होना स्टार्ट हो जाता है। तो राजनीतिक के अंदर, यानी कि राजनीतिक का मतलब ये होता है कानून के अंदर क्या बदलाव होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो हेडिंग लगाइएगा, यूरोप में महंगाई और बेरोजगारी, यूरोप में महंगाई, बेरोजगारी और भूखमरी बढ़ गई। यूरोप में कौन कौन से देश आते थे जो अभी लिखे थे, जैसे फ्रांस था, ऑस्ट्रिया था, प्रशा था, इंग्लैंड था, और इसमें वियना वगैरह जितने भी थे, ये क्या थे, यूरोप के देश थे। और उसमें क्या हो गया भाई, सीधी सी बात है, फिर से राजशाही आ गया, फिर राजा क्या कर दिया, जनता का खून चूसने लगा, है ना, और टैक्स लेकर के लेने लगा और टैक्स उड़ाने लगा, मतलब उसका अपने में क्या करने लगा, यूज करने लगा। तो यहाँ से क्या हो गया, फिर से महंगाई, बेरोजगारी और भूखमरी बढ़ गई। बेरोजगारी क्यों बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पर फिर से क्या विशेष अधिकार बन गए थे, केवल पादरी और कुलीन वर्गों को कुछ पदों पर रखा जा रहा था और पढ़े लिखे लोगों को नहीं रखा जा रहा था, भले वो मजदूर थे। लुई 16वां का तो काफी आई, मतलब लुई 16वां वाली सारी चीजें इसके अंदर फिर से व्याप्त हुई। बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन देखते हैं। राजनीतिक क्षेत्र के अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं इस क्रांति के बाद। राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन, राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन। अब राजनीतिक क्षेत्र के अंदर परिवर्तन क्या क्या थे वो लिख लेंगे, कुछ टॉपिक्स वाइज लिख लेंगे। हम लिखेंगे राजतंत्र को समाप्त किया गया, ध्यान दीजिएगा, राजतंत्र को समाप्त किया गया, समाप्त किया गया। जब पढ़े लिखे लोगों ने क्या किया, क्रांति किया, तो राजतंत्र को क्या कर दिया भाई, फिर से समाप्त किया, जो राजशाही चल रही है, पढ़े लिखे। इसलिए ना किसी एक व्यक्ति ने किया है, क्या कहा है, एक है काउंट डी का, वो मैजनी नाम इसमें आएगा, एक मैजनी नाम का एक व्यक्ति होता है, मैजनी कहता है कि अगर देश को मजबूत बनाना है तो देश की सत्ता को युवाओं के हाथ में छोड़ दिया जाए, ठीक है, युवाओं, पढ़े लिखे युवाओं के हाथ में छोड़ दिया जाए, तो देश अपने आप क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, ठीक है।
तो राजतंत्र क्या हो गया भाई, समाप्त किया। राजतंत्र क्या किया गया भाई, समाप्त किया गया। ठीक है, और हम कह सकते हैं क्या, गणतंत्र, गणतंत्र की स्थापना की, स्थापना की। गणतंत्र की स्थापना का मतलब क्या है भाई, पूरी तरीके से स्वतंत्रता दिया गया। क्या दिया गया, पूरी तरीके से स्वतंत्रता दिया गया। इन यूरोप में जितने भी क्या थे, महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी थी, पूरी तरीके से धीरे धीरे क्या हो गई, खत्म। उसके बाद महिलाओं को राजनीतिक मांग शुरू हो गई। ध्यान दीजिएगा, महिलाओं की राजनीतिक मांग शुरू हो गई, क्योंकि उस समय क्या था, महिलाएं वोट नहीं कर सकती थी, महिलाओं को कानून के अंदर नहीं जाने दिया जाता था। लेकिन महिलाओं ने भी क्या किया भाई, अपनी मांग रखी भैया कि हमको भी राजनीतिक चीजों के अंदर इन्वॉल्व करिए भाई, चुनाव ना हो रहा है तो हमको भी वोट का अधिकार दीजिए, है ना, हमें भी विधायकी लड़ने का टाइम दीजिए। ठीक है, तो ये क्या है, महिलाओं की मांग क्या हो गई, शुरू हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या हो, प्रेस की स्वतंत्रता होगी, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता समझ लेते हैं। स्वतंत्रता, प्रेस का मतलब ये होता है जिसे हम कहते हैं नहीं, जो खबर पहुंचाती है हर एक जगह, यानी हम ये कह सकते हैं जो इस समय न्यूज चल रहा है, न्यूज पेपर, ये सब क्या है, जो मीडिया वाले नहीं होते हैं। हाँ जी, आप क्या मतलब आपको ठंड लग रही है तो आप ठंड लग रही है, ठंड में आप ऐसे खड़े हुए हैं तो आपको ठंडी कितना लग रही है, तो वो जो है इस टाइप का क्या था, ये प्रेस था। प्रेस की स्वतंत्रता मिल गई, प्रेस किसी से भी क्या कर सकता था, क्वेश्चन कर सकता था, किसी से भी पूछ सकता था। अगर राजा निरंकुश हो जाता है तो ना राजा से भी जाकर पूछ लेता, काहे बताइए जनता का पैसा लेकर काहे उड़ा रहे हैं, बताइए इसका उत्तर दे, रोक टोक नहीं था इसको। नहीं। तो इस समय क्या होगी, प्रेस की स्वतंत्रता हुई। कौन देख रहे हो ना, उदारवादियों की क्रांति के बारे में। जब पढ़े लिखे लोगों, शिक्षित लोगों ने क्रांति किया, क्या क्या बदलाव हुआ, बहुत मायने रखा। इसीलिए कहा जाता है कलम की ताकत इतनी बड़ी ताकत है कि बड़ी सी बड़ी हस्ती को आपके कदमों में लाकर रख देती है। ठीक है, सही बता रहा हूँ मैं आपको, बता दूं, एक आईएएस ऑफिसर, ध्यान दीजिएगा, एक आईएएस ऑफिसर के सामने प्रधानमंत्री तक को बैठने की इजाजत नहीं है जब तक वो नहीं कहेगा, जब तक वो कहेगा नहीं कि यू हैव अ सीट, आप बैठ जाइएगा, जब तक वो नहीं कहेगा तब तक वो बैठ नहीं सकते। ये कर सकता है, ये पावर होती है कलम की पावर, ये पावर होती है। पढ़ाई उस दिन के लिए करो कि एक बड़ी से बड़ी हस्ती अगर हमारे सामने खड़ी हो तो मेरा, समझ रहे हो ना, मेरा क्या करे, मेरे आज्ञा का वेट करे, अगर मैं कहूँ तभी हो गए। सबसे बड़ा पॉइंट नहीं आई, ये सबसे बड़ा प्रशासनिक सुधार के अंदर सबसे बड़ा, शुरू में यही बन, लास्ट में जाने के बाद उनके प्रधानमंत्री के सलाहकार बन जाओ, बहुत मेहनत करने का। जो प्रधानमंत्री के बगल में बैठते नहीं है, जो उनको देते हैं कि साहब आपको ये बोलना है, ये बोलना है, जनता के सामने ये बोलना है ना, नहीं यार, ठीक है, बात समझना ना। हाँ, बात समझ। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि जनता और जनता जो होगी प्रश्न पूछ सकती है, किससे पूछ सकती है, अपने राजा से पूछ सकती है। ठीक है, हाँ। अगला हम इसमें एक और टॉपिक, एक और हम इसमें पॉइंट जोड़ सकते हैं। वो पॉइंट क्या था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। संघ बनाने की स्वतंत्रता। क्या बनाने की स्वतंत्रता जी? संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता। और संघ बनाने की स्वतंत्रता का मतलब समझ रहे हैं? संघ बनाने की स्वतंत्रता का मतलब है कौनो पार्टी बना लो, मतलब कि आप संघ बनाइए, उस संघ बनाने के बाद क्या करिए, आप अलग राजनीतिक चीज बनाइए। जैसे कि हमारे देश के अंदर देख रहे हो कई तरीके के संघ बने हुए, जैसे आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा, बीजेपी, है ना, कांग्रेस, ये सब क्या है, ये सब जो बना हुआ है संघ है, इसी को बोला जाता है संघ। ठीक है, ठीक है, संघ क्या बना है, संघ बना है। और उसी संघ के हिसाब से क्या किया है भाई, हमारे देश के अंदर राजनीतिक चीजें चल रही है। देख रहे हो ना, राजनीतिक क्षेत्र में क्या हो रहा है,
परिवर्तन हो रहा है, समूह बनाने का क्या हो रहा है यहाँ पर, चीजें चल रही है। इसी बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ गया? राजनीतिक देखिए राजतंत्र समाप्त किया गया, गणतंत्रता की स्थापना की गई, महिलाओं को भी राजनीतिक मांग शुरू हो गई, और इसमें क्या प्रेस की स्वतंत्रता हो गई, संघ बनाने की भी स्वतंत्रता हो गई। कब? उदारवादियों की क्रांति के बाद, ठीक है, जब शिक्षित लोग ने क्या किया, क्रांति किया था। अब उसके बाद क्रांति करने के बाद भैया राजनीतिक क्षेत्र में ये क्या है, परिवर्तन है। और उसके बाद हम देख लेते हैं सामाजिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन, सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन, सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन। सामाजिक क्षेत्र के अंदर परिवर्तन देखेंगे क्या क्या किया गया, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर हम पहला इसमें बता रहे हैं, पॉइंट नंबर पहला में आप लिख लीजिएगा, स्त्री एवं पुरुषों को समानता की बात की गई। स्त्री एवं पुरुषों की समानता की बात की गई, समानता की बात की गई। मतलब स्त्री और पुरुषों को क्या किया गया भाई, समान कहा गया कि ये एक दूसरे के बराबर है भाई, इनकी इफिशियंसी और उन दोनों की इफिशियंसी, दोनों की इफिशियंसी बराबर है। मतलब कि वो भी क्या कर सकता है भाई, पढ़ लिख करके प्रशासनिक काम में काम कर सकता है, पुरुष भी कर सकता है और महिलाएं भी कर सकती हैं। तो इसीलिए क्या किया गया, स्त्री और पुरुषों के बीच में क्या की गई, समानता की बात की। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं कुलीन वर्ग, ध्यान दीजिएगा, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग, और पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के अधिकारों को सीमित किया गया। क्या किया गया, सीमित किया गया, खत्म नहीं किया गया, सीमित किया गया, रोका भी नहीं गया है, थोड़ा बहुत काम करने के लिए दिया गया कि आपको थोड़ा बहुत क्या है, आपको क्या दिया गया भाई, अधिकार दिया, विशेष अधिकार उनकी पूरी तरीके से नहीं हटा, थोड़ा बहुत छोड़ दिया गया कि भैया आप अपना हिस्सा ले सकते हैं, हाँ थोड़ा सा। तो सामाजिक क्षेत्र में ये परिवर्तन ही होता। तो मैंने दो परिवर्तन मैंने आपको इसमें बता दिया, राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन ये हुआ, ठीक है, सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन हो गया और राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन हो गया। और इसके बाद हम लोग देखेंगे आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन देख लेते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में क्या हुआ, पैसा वैसा में क्या क्या परिवर्तन हुआ कि हमारे देश के अंदर टैक्स आ रहा है, टैक्स में क्या क्या किया गया, ठीक है, तीनों लिखेंगे, ये तीनों करना है। उदारवादियों की क्रांति अगर कहेगा, ये ध्यान दीजिएगा, मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये विस्तृत उत्तरी में पूछेगा, ठीक है, ये विस्तृत उत्तरी, ठीक है। तो आपको ऐसे ही लिखना है, राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन, सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन, आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन, ठीक है। उसके बाद इतने ही चीजें अगर छाप दोगे तो भी बहुत है, इनफ है, लेकिन सामाजिक विज्ञान है, ज्यादा लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आप ज्यादा लिखने का प्रयास करिए, ठीक है, बना बना देखिए। बात समझ में आ रही है जी, नोट कर लीजिए, उसके बाद मिटाते हैं। हो गया तीसरा क्या बोलता, अच्छा हाँ, आर्थिक में समान परिवर्तन हो गया जी सबका, चलो बेटा अगला हेडिंग लगाइएगा, आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन। होगा आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन। आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन देखिए क्या है भाई, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 1 में हम ये लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे क्या थे भाई, बंधुआ मजदूरी और एक दास प्रथा थी। बंधुआ मजदूरी समझ रहे हो, बंधुआ मजदूरी का मतलब यह होता है कि अगर मैं मान लीजिए आपको रख लिया अपने यहाँ काम पे, मैं कहा कि मैं जो है आपको क्या करता हूँ भाई, आप हमारे यहाँ काम करिए, हम खाना वाना आपको देंगे, पैसा वैसा देंगे, कुल देंगे, लेकिन तुमको कहीं दूसरी जगह नहीं जाना, हमारे ही यहाँ काम करो।
तो उसको बोला जाता है बंधुआ मजदूर। मतलब वो मजदूर को हम बांध के रखे हैं, है ना, उसको बोला जाता है बंधुआ मजदूर। और हाँ, और क्या, अगर गलती करे तो उसको पिटबो करे, है ना, उसको बोलते हैं बंधुआ मजदूर। और दास का मतलब क्या होता है? दास का मतलब होता है गुलाम। दास का मतलब क्या होता है? गुलाम। जैसे तुम किसी के गुलाम हो, जैसे क्या है, किसी से कर्जा वर्जा ले लियो, कहीं पे कुछ को जरा काम करने के लिए उसका कर दे रहे, तो उसका गुलाम हो गया तुम। अब गुलाम हो गए तो दासों को और गुलामों को ध्यान दीजिएगा। गुलाम जो थे, बंधुआ मजदूरी में हम यहाँ पर लिखेंगे मजदूरी, ध्यान दीजिएगा, बंधुआ मजदूरी, मजदूरी तथा मजदूरी तथा दास्ता को खत्म किया गया। क्या किया गया भाई? खत्म किया गया। मतलब इस 1848 का जो उदारवादियों की क्रांति थी, आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन क्या किया भाई? जो बंधुआ मजदूरी थे और क्या थे, और जो दास लोग थे, दास थे, जिनके गुलाम थे, उनको क्या किया गया भाई? पूरी तरीके से हटा दिया गया कि ये कानून नहीं चलेगा। ठीक है। दूसरा नंबर का पॉइंट ये है, दूसरा नंबर में हम ये लिख लेंगे, मजदूर एवं कारीगरों ने, मजदूर एवं कारीगरों ने, मजदूर एवं कारीगरों ने अपनी मांगों के लिए हड़ताल का प्रयोग करने लगे। क्या करने लगे? हड़ताल का प्रयोग करने लगे। जैसे कि मान लीजिए क्या होता है भाई, अब मजदूर जो है, मजदूर का मान लीजिए कि क्या है भाई, मजदूरी दिन भर का 300 रुपया है। ठीक है, नॉर्मली मैं बता दे रहा हूँ, मान लो 300 रुपया है। अब क्या है कि कोई काम जबरदस्ती करा रहा है, कह रहा हम तो 100 रुपया देंगे। ठीक है, तो इस टाइप की चीज अगर ऐसा कोई कर रहा था तो उन सारे लोगों के लिए क्या, मजदूर यूनियन क्या करती थी? हड़ताल करती थी और अपने मजदूरी को क्या कर रही थी? बढ़ा रही थी। अपनी मजदूरी को क्या कर रही थी? बढ़ा रही थी। अरे अपनी मजदूरी को क्या कर रही थी? हाँ, बढ़ा रही। इतनी बातें समझ में आ गया? अब कितनी बातें आपको समझ में आ गई? यानी आर्थिक क्षेत्र में मैंने बता दिया परिवर्तन क्या हुआ, सामाजिक क्षेत्र में बता दिया और राजनीतिक क्षेत्र में बता दिया। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछेगा, कि क्वेश्चन यहाँ पर 100% आपका छपेगा। ये मैंने जो बताया उदारवादियों की क्रांति, ये क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र, बस 2 पॉइंट बहुत है जी, मैं आपको केवल निचोड़ बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपको निचोड़ बता रहा हूँ आपकी पूरी किताब का, नहीं तो एक चैप्टर पढ़ाने में कई दिन लग जाएंगे। ठीक है, आ जाते हैं अब हम लोग पढ़ लेते हैं इंग्लैंड का एकीकरण। ठीक है, सॉरी इंग्लैंड नहीं, सॉरी जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण हो गया जी, नोट कर लो। हो गया जी। जर्मनी का एकीकरण, ध्यान दीजिएगा, हेडिंग लगाइएगा, जर्मनी का एकीकरण। ठीक है,
तुम्हें दिखाओ ना जब सर्जिक हो रहा है तो साफ हो जाए। धुल धुला आ रहा है सभी, धुल धुला आ रहा है। साफ हो गया, भाजे ने साफ हो गया। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ब्रेक कर दो। हाँ सर जी। उस टाइम के लिए ब्रेक कर दो, बाद में ठीक करो। क्या क्या दे दे? साफ हो जाए। ये पता है यहाँ पर उदारवादी क्रांति के जर्मनी का एकीकरण ध्यान दीजिएगा। एक थे बिस्मार्क नाम के व्यक्ति थे। बिस्मार्क ने जर्मनी को एकीकरण मतलब एक जगह क्या करना, एक जगह करने का काम किया। क्यों? क्योंकि जर्मनी एकरे पहले 39 टुकड़ा में बटा था। कितने टुकड़ा में? 39 टुकड़ा में बटा था। और 39 टुकड़ों को एक करने का काम किसने किया था? बिस्मार्क ने किया। क्या किया था? बिस्मार्क ने। और एक क्या है, ये जर्मनी के एकीकरण का जो जनक माना जाता है नेपोलियन को माना जाता है। किसको माना जाता है? नेपोलियन। जर्मनी के जो नेपोलियन थे क्या करते हैं? एकीकरण का उनको जनक माना जाता है। किया नहीं है, एकीकरण करने का काम किसने किया है? बिस्मार्क ने किया है। और यहाँ पर क्या हो गई? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहीं पर क्या हुआ, बीच में यहीं पर क्या हुआ, ये जब क्या हुआ, एकीकरण होना स्टार्ट हुआ तो एकीकरण करने के बाद इसका संविधान बनाया गया, जर्मनी का संविधान। और जर्मनी के संविधान को बोला गया वीमर। क्या नाम था उसका? वीमर नाम था। और उसके बाद चल के प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच में 1886 का लगभग डेट है। ये 1800 बोल सकते हैं इसको 1886 में ऑस्ट्रिया और किसका? ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में क्या हो गया? युद्ध हो गया। और ऑस्ट्रिया क्या हो गया? जर्मनी के अधीन हो गई। जर्मनी के अधीन हो गई और क्या हो गया? जर्मनी के अधीन हो गई। और यहाँ पर जो है, जो यहाँ पर जो क्यों थे, इसके जो चांसलर थे बिस्मार्क साहब, बिस्मार्क ने क्या किया? इसको क्या कर दिया भाई? इसको एकीकृत करने का मतलब जो 39 टुकड़ों में बटा हुआ था जर्मनी, उसको एक कर दिया। और एक करने के बाद एक देश बना दिया जिसका नाम जर्मनी बना दिया। ठीक है, इसी को बनाया था जर्मनी का एकीकरण। तो चलिए हम लोग सबसे पहले लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण। तो जर्मनी के एकीकरण में हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे 1848 के बाद। ध्यान देंगे 1848 के बाद, 1848 के बाद उदारवादियों में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए, राजनैतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रवाद का प्रयोग किया गया। करने के लिए राष्ट्रवाद का प्रयोग किया गया। क्या किया गया जी? प्रयोग किया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जर्मनी, इसके पहले जर्मनी 39 टुकड़ों में टूटा था। 39 टुकड़ों में बटा। इसको एक करने का काम बिस्मार्क ने किया। किसने किया? बिस्मार्क ने किया। ठीक है, एकीकरण करने के बाद ध्यान दीजिएगा, एकीकरण हो गया। इसका एकीकरण करने का काम किसने किया था? बिस्मार्क ने। क्या किया था? एकीकरण। और क्या हुआ भाई?
और इसके बाद हम इसमें ये भी दे सकते हैं कि 1848 में जर्मनी क्षेत्र को मिलाकर एक निर्वाचित संसद द्वारा राज्य राज्य का निर्माण हुआ। राष्ट्र राज्य का क्या हुआ भाई? निर्माण हुआ। और इसके बाद जो इनका पूरा नाम था ऑटो वान बिस्मार्क नाम था इनका। ऑटो वान बिस्मार्क ने, ध्यान दीजिएगा, ऑटो वान बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किया। जर्मनी के एकीकरण का क्या किया भाई? नेतृत्व किया। ठीक है। और इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रसा तथा ऑस्ट्रिया के बीच 1886 में युद्ध हुआ। ठीक है, युद्ध हुआ जिसमें प्रसा जीत गई। कौन जीता भाई? प्रसा क्या हो गई? प्रसा की जीत हो गई। प्रसा जीत गई और ऑस्ट्रिया जर्मनी के अधीन हो गई। और ऑस्ट्रिया क्या हो गई? जर्मनी के अधीन हो गई। ऊपर में मिटा दो, क्या हो गया है जी ऊपर का ना? ऑस्ट्रिया क्या हो गई भाई? जर्मनी के अधीन हो गई। जर्मनी के अधीन हो गई। 1800, इसके बाद हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे। 1871 के डेट में ध्यान दीजिएगा, जर्मनी के एकीकरण हो गया। 1871 में जर्मनी का क्या हो गया भाई? जर्मनी का एकीकरण हो गया। और एकीकरण होने के बाद यहाँ का जो सम्राट बना, वो सम्राट का नाम क्या था भाई? विलियम प्रथम। क्या नाम था? विलियम प्रथम। ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1871। जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट कौन बना? विलियम प्रथम। क्वेश्चन बना है आपकी किताब में। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अच्छा, अब इसके बाद अगर यहाँ तक बातें समझ में आ गई हैं तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इटली का एकीकरण। ठीक है, यहाँ तक क्या था? जर्मनी का एकीकरण था। जर्मनी, पहले फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जर्मनी, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो बिस्मार्क साहब थे, बिस्मार्क को क्या कहा गया है? इटली का एकीकरण का जन्मदाता। ठीक है, सॉरी जर्मनी के क्या किया गया भाई? एकीकरण का जन्मदाता उनको बताया गया है। ठीक है, एक चीज और आप इसमें लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि जर्मनी के संविधान का नाम क्या था भाई? जर्मनी के संविधान का नाम वीमर था। संविधान का नाम वीमर था। ठीक है, वीमर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इटली का एकीकरण।
इटली का एकीकरण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नोट हो गया होगा ये। और उसके बाद हम लोग इटली का एकीकरण देखेंगे। इसका देखेंगे भाई इटली का एकीकरण। अब इटली के एकीकरण में जैसे क्या था भाई, जर्मनी 39 भागों में जैसे टूटा था, इटली भी 7 भागों में टूटा था। ठीक है, इटली भी क्या था भाई, 7 भागों में टूटा था। हम ये कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के मध्य में इटली कितने भागों में टूटा था, 7 भागों में। और उन 7 भागों में एक राज्य था जिसका नाम था सर्डिनिया पिडमाउंट। क्या नाम था, सर्डिनिया पिडमाउंट। और इस सर्डिनिया पिडमाउंट पहले ही आया और क्या किया भाई, एक इटली के एकीकरण के निर्माण में अपना योगदान दिया। और इस सर्डिनिया और पिडमाउंट के अंदर 2 लोग थे। कितने लोग थे, 2 लोग नहीं 3 लोग थे। और 3 लोगों में 3 लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। और कौन कौन था, एक था मेजनी। क्या नाम था भाई, मेजनी। क्या नाम था उसका, मेजनी। और दूसरे का नाम था काउंट डी कैवोर। और एक व्यक्ति था जिसका नाम था गैरीबाल्डी। बात समझ में आ रहा है। सर्डिनिया और पिडमाउंट के अंदर 3 व्यक्ति थे जो क्या कर रहे थे, इटली के एकीकरण के निर्माण का काम कर रहे थे। मतलब उसको एकीकरण करने के लिए 3 लोगों ने योगदान दिया। पहला कौन व्यक्ति था, मेजनी। दूसरा क्या था, गैरीबाल्डी। तीसरा कौन था, काउंट डी कैवोर। 3 व्यक्ति थे। और इन तीनों व्यक्तियों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है भाई। गैरीबाल्डी को ध्यान दीजिए, गैरीबाल्डी बहुत ही तानाशाह था। और इसको कहा जाता था क्या भाई, इसने लौह एवं रक्त नीति अपनाई थी। लौह एवं रक्त नीति, लौह रक्त नीति का मतलब समझ रहे हो। अगर इटली का 7 जो भाग है अगर आपस में नहीं जुड़ेगा तो सबको पीट पाट की सिधा के हम क्या कर देंगे, एक कर देंगे। इसका मान तो ये काम कौन कर रहा था, गैरीबाल्डी का कह रहा था भाई जो नहीं मानेगा उसको तोड़ा जाएगा। इसीलिए उसको कहा गया लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था कौन, गैरीबाल्डी। ठीक है, उसके बाद क्या था, काउंट डी कैवोर। ये क्रीमिया युद्ध में भाग लिया था, ध्यान दीजिएगा, ये क्रीमिया युद्ध से संबंधित था। काउंट डी कैवोर का उतना कोई मतलब इसमें नहीं है। और इसमें गैरीबाल्डी और मेजनी का बहुत ही बड़ा क्या है, हाथ है। मेजनी जो था, ध्यान दीजिएगा, मेजनी को इटली का एकीकरण का जन्मदाता माना जाता है। मेजनी जो होता है वो इटली को एक करने का पूरा काम किया था। और इतने तो पूरा भाई वो क्या किया था, एकदम हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन किया था सातों टुकड़ों से। 7 टुकड़ों जो बटे हुए थे उनसे विनम्र निवेदन किया था वहाँ के शासकों से, भैया आप लोग क्या करिए, आप लोग इटली के एक में हो जाइए, मतलब इटली में मिल जाइए। तो इसने हाथ जोड़कर किया था। लेकिन इसमें जो गैरीबाल्डी का क्या था, और जो नहीं जो है मिलेगा भाई उसको पीट पाट करके मिला लिया जाएगा। ठीक है, तो उसमें 3 लोग थे। तो 2 लोग काफी सीधे टाइप के थे और गैरीबाल्डी क्या था भाई, थोड़ा टेढ़ा व्यक्ति था। अब उसी को क्या कहा जाता है भाई, उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी और उसे इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तलवार। इटली के एकीकरण का तलवार। अगर इटली एकीकरण नहीं होगा तो वो तलवार निकाल कर सबको काट डालेगा। ठीक है, गैरीबाल्डी का ये था, इसलिए उसने लौह एवं रक्त की नीति क्या कर थी, अपनाई थी। और उसने क्या किया था, एक सेना का गठन किया था जिसका नाम था लाल कुर्ती सेना। ठीक है, लाल कुर्ती सेना वो स्पेशल फोर्सेस थी। उसकी क्या थी भाई, वो स्पेशल फोर्सेस थी। और स्पेशल फोर्सेस की मदद से वो क्या किया, सर्डिनिया और पिडमाउंट का रहने वाला था, सारे राज्यों के ऊपर कहा था अगर कोई नहीं मिलेगा तो उस पर आक्रमण कर उसको क्या कर लेंगे, जीत लेंगे। और जीत करके उसको क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। ठीक है, तो वो थोड़ा सा क्या था भाई, थोड़ा सा युद्ध में विश्वास रखता था वो। ठीक है, तो गैरीबाल्डी, मेजनी और इसके बारे में आप लोग समझ लिया, काउंट डी कैवोर के बारे में। ये लोग क्या थे, एकीकरण में इनका बहुत ही बड़ा क्या था, योगदान था। सर जी, हाँ जी, अब लिखाना बंद कर दीजिए, अब बताइए गांधी वाला। हाँ आते हैं। संयुक्त इटली की घोषणा 1860 में कर दी गई थी। सेना जो थी इसमें दक्षिणी इटली एवं 2 सिलसिल राज्यों में क्या था, बटा हुआ था। 1871 में ध्यान दीजिएगा, विक्टर सैमुअल करके एक व्यक्ति होता है, उसने दूसरी बार क्या करता है, इटली का सम्राट बनता है। समझ में आ रहा है ना। 1861 में जो एक विक्टर एमुअल करके होता है व्यक्ति, वो दूसरी बार क्या होता है, इटली का क्या बनता है भाई, सम्राट बनता है। और 1871 में इटली का एकीकरण पूरी तरीके से हो जाता है। 1871 में क्या होता है भाई, इटली का एकीकरण पूरी तरीके से हो जाता है। तो आ जाते हैं इटली के एकीकरण के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, आ जाए। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कहानी आपके दिमाग में बनी रहनी चाहिए, है ना जी।
नाम थोड़ा सा है टेढ़ा टेढ़ा नाम है, तो इन सबको थोड़ा सा यही सब आपको यही आप लोगों को नंबर दिलाएंगे, है ना। नाम याद रहेगा तो नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इटली का एक ही है। गूगल पर सर्च करके पूछ लेना। गूगल पे है जी, ठीक है। नाम तो मत जाइए, ज्ञान मिल रहा है ना, बस ज्ञान मिलना चाहिए। नाम से क्या जी, हाँ, विशाल नाम का लड़का जो है क्या है भाई, क्या कहते हैं, सूरज नाम का लड़का आजकल अंधकार में रहता है ना, सूरज नाम। और दीपक नाम का लड़का क्या है, रोडों पर टहल रहा है। नाम पे नहीं रखना चाहिए, है ना। नाम याद करेंगे तो वही नंबर दिलाएगा। हाँ, इटली का ये गलत तो हमारा याद कर दो। क्या, हमारा याद कर दो। तुमने ऐसा का काम कर दिया, तुमने क्या काम कर दिया कि तुम्हारा नाम याद रखा जाएगा। नाम देखो दो ही चीजों में लोगों का याद रखा जाता है, या तो व्यक्ति बहुत ही बड़ा अच्छा विद्वान और बहुत ही सक्सेसफुल आदमी हो तब उसका लोग नाम याद किए रखते हैं, या तो बहुत ही बड़ा क्या हो, क्रिमिनल हो, ठीक है, बहुत बड़ा क्रिमिनल हो तब उसका नाम लोग याद करते हैं, ये क्रिमिनल है ना। आज समझो बड़े बड़े जो लोग हैं कहाँ से पहचाने जा रहे हैं, जैसे टाटा बिरला अंबानी कैसे पहचाने जा रहे हैं भाई, वो सब बड़े नामचीन देश के हैं हमारे, उनके पास लगभग देश के लगभग पूरा ज्यादा संपत्ति नहीं का है ना। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में शताब्दी के मध्य में इटली क्या था भाई, 7 टुकड़ों में बटा था, 7 टुकड़ों में, 7 टुकड़ों या बोल सकते हैं 7 छोटे टुकड़ों में बटा, क्या था भाई, बटा। ये भी लिख सकते हैं, इन 7 टुकड़ों में से एक टुकड़ा आगे आया जिसका क्या नाम था, सर्डिनिया और पिडमाउथ, सर्डिनिया एवं पिडमाउथ। ये क्या है, एक ही टुकड़े का नाम है, सर्डिनिया और पिडमाउथ, किताब में होगा, ठीक है। सर्डिनिया और पिडमाउथ नाम का क्या भाई, ये एक टुकड़ा आगे आया और यही में के तीन ठो व्यक्ति थे, 1 2 3, तीनों का नाम याद रखना। मेजनी, गैरीबाल्डी और एक था भाई काउंट डी कैवोर, इसका उतना काम नहीं है। मेजनी को क्या माना जाता है भाई, एकीकरण का पिता किसका, इटली का। इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई। और गैरीबाल्डी को क्या कहा जाता है, ये तानाशाह कहा था क्या, लौह एवं रक्त की नीति इसने अपनाई थी, क्या, लौह एवं रक्त की नीति एवं रक्त नीति। और इसको क्या कहा जाता था, एक और चीज कहा जाता था, इटली का तलवार, इटली के तलवार के नाम से भी ये जाना जाता था, ठीक है। अगर क्या है, ये 6 टुकड़े अगर इटली में नहीं मिलेंगे, उनको तलवार से काट उठ करके अलग मिला लिया जाएगा अपने में, ठीक है। काउंट डी कैवोर जो है, काउंट डी कैवोर का उतना काम नहीं है, मैंने इसका वैसे इसका नाम बता दिया था। एक टॉपिक और इसमें लिखते चलोगे कि संयुक्त इटली की घोषणा, संयुक्त इटली की घोषणा 1860 में की गई, 1860 में की गई।
इसमें थोड़ा सा और लिख लोगे, सेना 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 ने दक्षिणी इटली एवं एक नाम आता है सिसिलियो यह एक जगह का नाम है सिसिलियो को राज्यों में प्रवेश किया। ठीक है, अगला टॉपिक, इसमें अगला पॉइंट लिख सकते हो, स्पेनिश क्या है, संयुक्त इटली 19वीं शताब्दी के मध्य में इटली 7 छोटे छोटे टुकड़े में बटा। सर्डिनिया एवं प्यूडमाउंट, ये क्या है, एक टुकड़ा है, इसे 7 टुकड़े में से एक टुकड़ा है, यह आगे आया। ठीक है, यह पहले आगे आया, ऐसे लिखना, पहले इटली के एकीकरण के लिए आगे आया। इटली के एकीकरण के लिए आगे आया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, स्पेनिश किसानों को बाहर क्या कुछ दिक्कत है जी? किसानों को बाहर निकालने की, जी बोलो, तलवार कहाँ, कुछ तलवार लिख लो, ठीक है, वही मत लिखा करो ना, हम वही क्या जी। स्पेनिश किसानों को बाहर निकालने के लिए, ध्यान दीजिएगा, किसानों को बाहर निकालने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन लिया। काउंट डी कैवोर नाम है उसका, कैवोर आया होगा नाम, लेकिन पूरा नाम उसका काउंट डी कैवोर नहीं आएगा, बस यही इसका कारण है, ये कैवोर करके है ना, यही इसका टॉपिक ही आएगा। मेजनी क्यों मेजनी है, गरीबाल्डी है, गरीबाल्डी का भी पूरा नाम है, मैं गरीबाल्डी क्यों लिखूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1861 में विक्टर एमुअल, एक व्यक्ति होता है, विक्टर एमुअल दोबारा संयुक्त इटली का सम्राट बना। क्या बना? सम्राट बना। मतलब जब सातों टुकड़े क्या हुए, सातों टुकड़े जब आपस में एक हो गए, तो सातों टुकड़े एक होने के बाद विक्टर एमुअल फिर से दोबारा संयुक्त इटली का क्या बनता है? सम्राट बनता है। तो क्वेश्चन सीधा आपको पूछ लेगा कि 1861 में दोबारा कौन ऐसा व्यक्ति था जो सम्राट बना संयुक्त होने के बाद, इटली के संयुक्त होने के बाद इसने क्या मतलब कौन सम्राट बना है? तो विक्टर एमुअल। इसका नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपके ऑप्शनल वाले क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद एक डेट और लिख देते हैं हम लोग 1871 की बात। और 1871 में ध्यान दीजिएगा, 1871 में इटली का एकीकरण पूरा होता है। इटली का एकीकरण
एकीकरण पूरा होता है। इटली का एकीकरण क्या होता है भाई? पूरा। तो इटली का एकीकरण ये था, ठीक है। मैं आपको केवल बस खाली मोटे मोटे वाले शब्द उठा करके दिया हूं, ठीक है। आपके जो टॉपिक्स हैं ये मैंने आपको पूरी तरीके से ओवरव्यू दिखा रहा हूं, क्योंकि परीक्षा के 2-3 दिन पहले आप इसको पढ़ के जाओगे। जिस दिन एग्जाम होगा वो दिन पढ़ के जाओगे ना, फिट से बैठेगा, ठीक है। छाप दोगे पूरा जितना आंसर है इसके अंदर से है। भारत में राष्ट्रवाद ना, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है ना, वो अपने लोगों से ऐड है। और ये क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं भाई? वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, ये वर्ल्ड हिस्ट्री है, इसको बोला जाता है विश्व इतिहास, ठीक है। वो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो विश्व इतिहास भाई हम लोग विश्व के बारे में हम लोग उतना जानते नहीं, अपने ही बारे में नहीं जानते, दूसरे के बारे में क्या जानते, ठीक है। तो भाई अपने बारे में जानते हो तो अपने लोगों ने क्या क्या गलतियां किया है, क्या क्या चीजें किया है, तो हमको तो पता ही चलेगा ना। 1871, ठीक, 1871 में इटली का एकीकरण पूरा होता है। और इसका इटली का एकीकरण पूरा करने का श्रेय किसको जाता है भाई? मेजनी को जाता है। किसको जाता है? मेजनी को जाता है। और इटली का तलवार के नाम से कौन फेमस है? गैरीबाल्डी फेमस है, ठीक है, गैरीबाल्डी फेमस। तो आप लोग थोड़ा क्लियरली लिख लीजिएगा, है ना। यहाँ पर ये लौह एवं रक्त की नीति है, ठीक है, लौह एवं रक्त की नीति। गैरीबाल्डी है, ठीक है, गैरीबाल्डी।